हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर की इस बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज में, जहां पर आज हम एक छोटा सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से बनाए जाते हैं। 2024 की बात की जाए तो 1 मार्क्स का और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 में 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए। ये एवरेज डेटा निकाला गया है तुम्हारे जितने भी नंबर ऑफ सेट्स होते हैं वहां से। 2020 में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए चैप्टर बहुत छोटा सा है तो इसको कवर करना बहुत आसान हो। मतलब अगर शिद्दत से ये आधे घंटे के समय के बाद अगर तुम 1.5 घंटे भी सही से बैठ गए तो तुम्हारे 5 मार्क्स जेब के अंदर होंगे। और मैं तो तुम्हें सजेशन यही देता हूं कि ऐसे चैप्टर ज्यादा करने चाहिए। छोटे छोटे चैप्टर करने में भी आसान है, कॉन्फिडेंस भी मिलता है और यहां से छोटे छोटे करके बहुत सारा समेटा जा सकता है। जैसे कि तुम बड़ा चैप्टर करने जाओगे तो वहां पर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं और न्यूमेरिकल भी अच्छा खासा बन सकता है। ये छोटा चैप्टर है, क्या ही पूछ लेगा। अगर अच्छे से चैप्टर ही समझ लिया क्या ही पूछ लेगा। थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ, न्यूमेरिकल पूछ, डेरिवेशन पूछ, जो पूछना है पूछ। क्योंकि चैप्टर ही छोटा सा है तो अपन इसमें सब कुछ पढ़ लेंगे आधे घंटे के अंदर। देख कहानी आगे बढ़ती है। चैप्टर को तोड़ा जाता है 2 हिस्सों में, एक बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। अब देख मैग्नेटिक मटेरियल वाला पार्ट है दूसरा, सेकंड अध्याय है इसका, वो थोड़ा समझने वाला थियोरेटिकल पार्ट है। अब इसकी खास बात यह है कि यहां से न्यूमेरिकल नहीं बनते कोई ताकतवर वाले। न्यूमेरिकल जहां से बनते हैं वो बार मैग्नेट, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेबल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेबल है। सेम वाली बातें आ जाएगी। मतलब अगर ये वाला पार्ट भी अगर तुम्हारा अच्छा सा होगा तो यहां से तुम मार्क्स बटोर सकते हो। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बार मैग्नेट से इसकी शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले हम मैग्नेट के बारे में समझेंगे। हालांकि मैग्नेट कभी पूछा नहीं जाता है कि मैग्नेट क्या होता है, लेकिन फिर भी समझ ले मैग्नेट के बारे में कि सर इसकी प्रॉपर्टी होती है लोहे को, आयरन, कोबाल्ट और निकल जैसे एलिमेंट को अट्रैक्ट करने की। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। मैग्नेट 3 टाइप के हो सकते हैं, परमानेंट, टेम्पररी और इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहले दोनों का जैसा नाम वैसा काम। परमानेंट में भी सर ये यू शेप का हो सकता है, नीडल हो सकता है और बार मैग्नेट हो सकता है। हम इस बार मैग्नेट के बारे में समझने जाएंगे इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़ी अलग सी बात है क्योंकि इसका कंट्रोल अपने हाथ में होता है। टेम्पररी तो समय के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी घुमा देगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंट्रोल अपने हाथ में। जैसे कि मैंने स्विच चालू की, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। मैंने स्विच बंद कर दी, ले अब मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर दिया। तो ये अपने कंट्रोल में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत अच्छा खासा पॉइंट है, लेकिन अपना फोकस यहां पर होना चाहिए। बार मैग्नेट से क्वेश्चन बनेगा। तो हम समझने जा रहे हैं बार मैग्नेट क्या होता है। तो रेक्टेंगुलर टाइप का शेप का एक मैग्नेट है जो परमानेंट मैग्नेट टाइप का होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज शो करता है। इसमें देखा जाए तो 2 पोल होते हैं, एक साउथ पोल, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगी, बाहर निकलेगी, साउथ पोल में अंदर घुसेगी। अब अंदर से थोड़ा देखा जाए तो सर ये साउथ से नॉर्थ की ओर फील्ड लाइंस भाग रही होगी। कुछ इसकी बातें वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की तरह नहीं है। पॉजिटिव चार्ज में से बाहर निकलती है, नेगेटिव में अंदर जाती है, नेगेटिव में अंदर जाती है। तो सर एस पोल बिहेविंग लाइक अ नेगेटिव चार्ज, एन पोल इज बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा बिहेवियर की बात भी आ गई। अब ये पोल है ना वो थोड़ा सा अंदर होता है, ये जो मैग्नेट्स के एंड होता है उससे थोड़ा सा अंदर होता है। तो इस पोल के पास एक पोल स्ट्रेंथ जो इक्विवेलेंट होती है चार्ज की प्रॉपर्टी की तरह। तो पोल स्ट्रेंथ के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन बताई गई है जिसको स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये पोल के बीच का डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं और ज्योमेट्रिकली लेंथ उसकी एलजी, दो एंड के बीच के डिस्टेंस, दो एंड्स के बीच का डिस्टेंस को ज्योमेट्रिकल लेंथ। एक्चुअल में सर मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी सी कम होती है, उसका रिलेशन भी बता रखा है, लेकिन हमारे सिलेबस में या हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हम दोनों को इक्वल मान के चल लेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए इस चैप्टर के बारे में, बार मैग्नेट के बारे में। अब हम समझने जा रहे हैं कि बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे कि अगर तुम इस बार मैग्नेट को तोड़ना चाहो, क्योंकि हमने बताया कि सर ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, ये नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। अब खास बात ये है इसमें कि सर तुम इसको तोड़ के ऐसे एन को अलग और साउथ वाले को अलग नहीं कर सकते हो, नॉर्थ वाले को अलग और साउथ वाले को अलग ऐसा नहीं कर। ये रहेंगे तो साथ में रहेंगे, वैसी वाली कुछ बात है कि अगर तुमने इसको तोड़ना चाहा कि नॉर्थ वाला अलग, तो सर यहां पर साउथ जनरेट हो जाएगा, देख एनएस बन गया। अगर ये साउथ वाले को अलग करना चाहा तो यहां पर नॉर्थ बन गया, तो देख नॉर्थ और साउथ अलग नहीं होंगे इसमें। वहां चार्जेस वाले में हो सकता था ये बात, यहां पर नहीं होता है। अब ये बात हमें पता है कि सर इसकी इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है, आयरन कोबाल्ट निकल वाले वगैरह को अट्रैक्ट करता है। तो हो सकता है कि एक मैग्नेट हो, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो हो सकता है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो हो सकता है कि दोनों के बीच में एक मैग्नेट हो और एक निकल कोबाल्ट आयरन में से कोई एलिमेंट हो। लेकिन अगर दोनों के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में, दो ऐसे एलिमेंट के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में अगर रिपल्शन हो रहा है तो पक्की बात है कि दोनों मैग्नेट है। इसमें एक मैग्नेट की बात की गई ना इंडक्टिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे, लेकिन अगर दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो पक्की बात है कि वहां पर दोनों मैग्नेट ही है, क्योंकि नॉर्थ के बीच में रिपल्शन होता है, साउथ के बीच में रिपल्शन होता है। अट्रैक्ट हो रहा है तो ऐसी बात है कि सर वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों मैग्नेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, एक आयरन टाइप का मटेरियल भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर रिपल्शन हो रहा है तो सर नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ ही होने चाहिए, मतलब कि सर दोनों मैग्नेट होने चाहिए, तभी ये काम हो सकता है रिपल्शन। इसलिए बताया गया कि रिपल्शन इज द ट्रू स्टेट ऑफ मैग्नेटिज्म। ये सेम बात इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बताई जाती है। खैर, अपन आगे बढ़ते हैं, इसकी मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में समझते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल कैसे लिखी जाती है, वही वाली कहानी। देख, इलेक्ट्रिक डाइपोल में लिखते थे चार्ज Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस, नेगेटिव Q और पॉजिटिव Q के बीच का डिस्टेंस A लिखते थे या L लिखते थे, वैसी कहानी। पोल पोल दोनों के बीच का डिस्टेंस L, तो सर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट लिखी जाती है M इंटू करके L। हम मैग्नेटिक और ज्योमेट्रिकली लेंथ दोनों को इक्वल मान के चल रहे हैं, तो M इंटू L ये हमें मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, सेम बात यहां पर नेगेटिव M से पॉजिटिव M की ओर, मतलब कि साउथ से नॉर्थ की ओर। अब देख, अगर याद ना रहे तब ये मैं जो बताऊं वो याद रखना, अदरवाइज इसको फालतू में याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या कैसा बताया जाता है कि बाहर से देखो, बाहर से देखो, मैं बता रहा हूं डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि यहां से एमसीक्यूज बनता है, यहां से एमसीक्यू बनता है मेरे लाल बाल गोपाल, यहां से एमसीक्यू बनाया जा सकता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, और इसके बेसिस पे बहुत सारी बातें होगी, इसलिए याद रखने का तरीका बताता हूं। बाहर से देखो तो नम्रता जी जा रही है सुनील भाई के पास, बाहर से देखो तो नम्रता जी जा रही है किसके पास, सुनील भाई के पास, ठीक है। लेकिन अगर अंदर से देखो तो सर सुनील जा रहा है नम्रता जी के पास, तो ये हुई मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, सुनील से नम्रता जी की ओर, सुनील से नम्रता जी की ओर। बाहर से हमें दिख रहा है ऐसा, लेकिन अंदर से हमें पता है कि सुनील भाई जा रहा है नम्रता जी के पास, ठीक है। छोटी छोटी बातें, आगे बढ़ाते हैं, इसकी थोड़ी एनालॉजी वाली बात करते हैं। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को काटना चाहूं दो हिस्सों से, दो तरीके से काटा जा सकता है ना, ऐसे, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर अलोंग द एक्सिस काटा जाए और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस काटा जाए, तब मैग्नेटिक डाइपोल में क्या फर्क पड़ेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में क्या फर्क पड़ेगा। दोनों केस में मैग्नेटिक डाइपोल है वो ओरिजिनल से आधी हो रही है, ओरिजिनल से m/2 हो रही है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि अगर तुम अलोंग द एक्सिस काटोगे तो सर इसकी पोल स्ट्रेंथ घट जाती है, पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाती है। और अगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस काटते हो, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस काटते हो, तो सर इसकी लेंथ आधी हो जाती है। दोनों में डिफरेंस है 19-20 का नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हालांकि दोनों का रिजल्ट तुम्हें m/2 मिलता है, इसका भी m/2, इसका भी m/2, इसका भी m/2, इसका भी m/2। m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल, जो ओरिजिनल वाले मैग्नेट की थी वो, लेकिन फर्क है, लेकिन फर्क है। अब कुछ इसकी एनालॉजी की बात करते हैं, किसके साथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। सर नेगेटिव से, नेगेटिव में अंदर आती थी, पॉजिटिव से बाहर निकलती, वैसी ही बात कुछ यहाँ पर, नॉर्थ में से बाहर निकलती है, साउथ में अंदर आती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखा करते थे Q इंटू L, यहाँ पर लिखा जाएगा सर M इंटू L। डायरेक्शन हमें पता है, सुनील से नॉर्थ की, साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है। बात ऐसी भी बताई गई है कि नॉर्थ पोल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, साउथ पोल इज बिहेविंग लाइक अ नेगेटिव चार्ज, इसलिए हमने नेगेटिव एम और पॉजिटिव एम से भी रिप्रेजेंट किया है। अब कहानी देख, वहां पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की बहुत सारी बातें, कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखा है, उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाती है kq/r²। यहां पर ऐसी बात बताई नहीं जाएगी, क्योंकि हाइपोथेटिकल केस हो जाएगा। मोनोपोल तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है ना, यही तो प्रॉपर्टी थी पहली वाली, मोनोपोल तो एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, तो इसलिए मैं नेगेटिव एम या पॉजिटिव एम सेपरेट से नहीं लिख सकता हूं। लेकिन अगर हाइपोथेटिकल केस में मान के चलूं कि यहां पर कहीं पॉजिटिव एम है, और पॉजिटिव एम मतलब नॉर्थ पोल, वहां से r डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो सेम फॉर्मूला kq/r², यहां पर km/r², q था तो रिप्लेस हो गया m से, k को ही रिप्लेस k से किया। अब वहां पर k हुआ करता था 1/4π एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहां पर लिखा जाएगा k की वैल्यू μ0/4π, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दोनों के बीच में फर्क है, दोनों के बीच में फर्क है, ध्यान में रखना। वो सेम एनालॉजी यहां पर बिठाई जा सकती है, वो सेम सारी की सारी एनालॉजी वो यहां पर बिठाई जा सकती है। जैसे कि वहां पर एक्सिस पे, डाइपोल की डायरेक्शन में एक्सिस पे फील्ड लिखी जाती थी 2kp/r³, यहां पर लिखा जाएगा 2km/r³। वहां पर एक्सिस से परपेंडिकुलर, एक्सिस से परपेंडिकुलर फील्ड लिखी जाती थी kp/r³, यहां पर लिखे जाएगा km/r³। याद रखना, वहां पर k की वैल्यू होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यहां पर k की वैल्यू होती है μ0/4π, k की वैल्यू μ0/4π के फॉर्म में लिखी जाएगी। तो याद रखना भाई, k की वैल्यू अलग अलग है, वहां पर k हम लिखा करते थे 1/4π एप्सिलॉन, यहां पर k की वैल्यू है μ0/4π। बाकी फॉर्मूला सेम बैठ रहा है, डायरेक्शन भी सेम बैठ रही है। वहां पर डाइपोल की डायरेक्शन में होती थी एक्सिस वाली फील्ड, वहां पर इक्वेटोरियल में सेम बात देख, वहां पर भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में होती थी, सेम बात यहां पर भी है। डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे है, इक्वेटोरियल वाली फील्ड ऐसे है कुछ,
अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ भी लिखा जाता है, लेकिन मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया कि इस डायरेक्शन में, इसलिए साइन का कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। याद रखना ये कहानी काम की है, एनालॉजी है लेकिन काम की कहानी है। अब अगर कोई डिस्टेंस r पे पूछ ले, थीटा एंगल पे पूछ ले, एनी पॉइंट पे पूछ ले, ये बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ज्यादातर एमसीक्यूज या क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। लेकिन अगर फिर भी कहीं बात आ गई कि r डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे पूछा जाए तो सीधा फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, या तुम इसको दो हिस्से में काट सकते हो। जैसे कि मैं ये मैग्नेटिक मोमेंट थी इसकी, मैंने दो हिस्सों में काट दिया, एक पैरेलल वाला कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। इन दोनों की वजह से फील्ड लिखना सीखो, इन दोनों की वजह से फील्ड लिखना सीखो, उसका नेट निकालो तो तुम्हें पता चलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे लिखा करते थे km/r³ 1 प्लस अंडर रूट में लिखा जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, एंगल tan अल्फा लिखा जाएगा tan θ/2, ये जो एंगल होगा उसका tan θ/2 जितना लिखा जाएगा। छोटा छोटा डेरिवेशन है, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात आती थी, वहीं से उठा के मैंने यहां पर चिपकाई है, सेम बात है। याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज मैं तो तुम्हें सजेशन ये करता हूं कि इस हिसाब से तोड़ लेना और डेरिवेशन कर लेना। ज्यादातर क्वेश्चंस यहां से बनेंगे, याद रखना। फिर भी यहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना ज्यादा है, 3 स्टार लगा के दिया है, यहां से क्वेश्चन से एमसीक्यू बनने की संभावनाएं ज्यादा है। और एनालॉजी की बात करते हैं, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस के बारे में समझे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बातें की ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में तो हमने अब तक बात नहीं की है। लो थोड़ी बात मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी करते हैं कि सर सेम बात कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में वैसी बात कि सर ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। फिर बताया जाएगा कि सर ये नॉर्थ में से ओरिजिनेट करती है और साउथ में अंदर घुसती है, वही वाली बात देख, वही वाली बात लिखी गई है। इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। अंदर से देखो तो साउथ से अंदर जाती हुई और नॉर्थ में, साउथ से निकलती हुई और नॉर्थ में घुसती हुई, अंदर से ऐसी बात है। बाहर से हमें पता है कि सर नॉर्थ में से निकल रही है और साउथ में अंदर घुस रही है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ इसमें उल्टी हो जाएगी। अंदर की कहानी इसमें उल्टी हो जाएगी मतलब कि सर ये फील्ड लाइंस बाहर से आई और अंदर से ऐसे निकल गई, हाँ तो क्लोज लूप बनाया, हाँ तो इसमें खास बात ये होगी कि सर ये क्लोज लूप बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो क्लोज लूप बनाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता था, तो ये इसकी खास बात हो जाएगी, यहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। फिर वो छोटी छोटी बातें तो सेम थी वहां पर भी कि इसके ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड तगड़ी वाली होगी। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी कम होगी, वहां पर फील्ड लाइंस कम होगी। तो छोटी छोटी बातें तो बैठ रही है, लेकिन खास बात और अलग बात ये है, अलग बात दोनों के बीच में ये क्लोज लूप वाली बात, ये याद रखना। अब हम है ना, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसमें एक बार मैग्नेट रख दे, जो हम पढ़ते आ रहे हैं बार मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट रख दे, तब टॉर्क कैसे लिखा जाएगा, नेट फोर्स कैसे लिखा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, उसका फॉर्मूला समझते हैं। थोड़ी एनालॉजी वाली बात भी चलेगी, क्योंकि वहां पर भी किया करते थे, यहां पर भी करेंगे। देख तो हम समझने जा रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल हमने रख दी, डाइपोल क्या है एक्चुअल में बार मैग्नेट है, तो सर नॉर्थ पोल इज बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव m, तो सर इसके ऊपर फोर्स लगेगा m भी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव m बिहेविंग लाइक अ नेगेटिव चार्ज, तो सर नेगेटिव m मतलब हाँ s पोल, तो सर अपोजिट डायरेक्शन में m भी फोर्स लगा, तो आपस में ही अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपस में कट पिट लिए, मतलब कि फोर्स लिखा जाएगा इसके ऊपर नेट वाला 0। अब बात लिखी जाती है टॉर्क की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कपल वाले फोर्सेस है। ऐसे देख रोटेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ट्रांसलेशन मोशन में अपना हिस्सा नहीं दे रहे, लेकिन रोटेट करवाना चाहते हैं इस बार मैग्नेट को। तो अगर तुम लिखो इसको अच्छे से, तो देखिए डिस्टेंस लिखा जाएगा a sin थीटा, ये डिस्टेंस लिखा जाएगा a sin थीटा, इसलिए लिखा मैंने mb a sin थीटा, mb a sin थीटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तुम्हें पता चलेगा मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू m इंटू 2a। मैंने डिस्टेंस दोनों के बीच का 2a माना है, मेजर केस में मैं l मान के चल रहा था, इस वाले केस में डेरिवेशन के लिए मैंने 2a मान लिया, तो सिंप्लीफाई किया जाएगा और mb sin थीटा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, वहां पर लिखा करते थे p क्रॉस e, e को रिप्लेस किया b ने, मैग्नेटिक फील्ड ने, p यानी डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक वाली, यहाँ पर रिप्लेस किया m यानी मैग्नेटिक वाली। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। और कहानी आगे बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है सर एक्चुअली में वर्क डन के इक्वल, तो वर्क डन लिखा जाता है टॉर्क इनटू डी थीटा, टॉर्क इनटू करके डी थीटा, टॉर्क की वैल्यू mb sin थीटा इनटू करके डी थीटा। इंटीग्रेशन किया, sin थीटा का इंटीग्रेशन नेगेटिव में कोस होता है, सर माइनस में माइनस mb cos थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। अगर कोई तुम्हें पूछ ले कि भाई यहां से यहां थीटा एंगल चेंज करवाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो चेंज कर लेना, इक्वेशन यूज कर लेना, w इज इक्वल टू डेल्टा यू, W इज इक्वल टू डेल्टा यू। यहां से इतने एंगल पे चेंज करवाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस में निकालो। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, तो
पहले θ1 एंगल पे पोटेंशियल जे लिखो, θ2 एंगल पे पोटेंशियल जे लिखो, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, दैट्स इट। ठीक है, वर्क डन ऐसे लिखा जाएगा, ज्यादा मगजमारी नहीं है, ज्यादा कोई फॉर्मूला हमें इसका नहीं बनाना है, ये याद रह गया, बहुत बड़ी बात है। यहां पर सेम पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा लिखते थे, माइनस में पीई कोस थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा करते थे, याद आ रहा हो तो माइनस पीई कोस थीटा। थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी हो रहा है, देख वो वाली कहानी, मिट्टी दब गई होगी तो वापस थोड़ी साफ हो जाएगी। 3 केस यहां पर हो सकते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल एंगल 0 बना रहे तो सर लिखा जाएगा mb cos थीटा के हिसाब से माइनस में mb cos 0 की वैल्यू 1, तो माइनस mb मिनिमम पोटेंशियल जी, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। अगर थीटा 90 डिग्री, सर cos 90 0 की वैल्यू, तो पोटेंशियल लिखी जाएगी 0। अगर दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हुआ तो लिखा जाएगा सर cos 180 डिग्री -1, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल जी mb के इक्वल मिलेगी, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो 3 केस स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बन जाएंगे। ठीक है सर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक पूरा टेबल बनाया है कि वहां से पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एनालॉजी बनाई जा सकती है, कि जहां पर तुम लिखते थे सर 1/ε0, यहां पर लिखा जाएगा 1/4πε0। ठीक है, उसको म्यू नोट से रिप्लेस कर दो, 4π को 4π रहने दो, म्यू नोट से इसको रिप्लेस कर दो। वहां पर तुम एक्सियल वाली के लिए लिखते थे kp 2kp/r3, यहां पर लिखा जाएगा म्यू नोट अपॉन 4π 2km/r3। वहां पर लिखा करते थे सर माइनस में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता था, तो kp/r3, यहां पर लिखा जाएगा म्यू नोट अपॉन 4π m/r3, km/r3। वहां पर लिखा करते थे सर टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क की इक्वेशन P क्रॉस E, यहां पर लिखेंगे हम सर M क्रॉस B। वहां पर पोटेंशियल लिखा करते थे माइनस में P डॉट E, यहां पर लिखेंगे हम सर माइनस में M डॉट B। ये कंप्लीट एनालॉजी है, स्लाइड काम की है, यहां से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं, कंसेप्ट समझ सीधा, मतलब ऐसा नहीं कि यहां से फॉर्मूला चिपका दिया और बन गया, नहीं, पहले एनालॉजी समझ। एनालॉजी जितने फॉर्मूले कम याद रखने पड़े उतना अच्छा है। ये पार्ट तुम्हें याद है तो सीधा सीधा एनालॉजी बना ले, इससे यहां से एनालॉजी बन जाएगी। ठीक है, ये एक अध्याय खत्म हुआ मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, डाइपोल के बारे में, किसके बारे में, बार मैग्नेट के बारे में। दूसरा अध्याय यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। ये एक गोस लो के लिए बात बताई गई है कि सर मोनोपोल है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करते, इस वजह से लिखा जाता है कि सर इट स्टेट दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। बात बताई गई है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके लिए 0 लिखा जाएगा। फ्लक्स क्या होता है उसकी बात की जाएगी आने वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, लेकिन फिर भी समझ ले, ये लिखा जाएगा फ्लक्स φb = mb cos थीटा, mb cos थीटा। मतलब कि जितनी फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट करेगी वापस एग्जिट भी करेगी, मतलब निकल के वापस क्लोज लूप बना लिया ना इसने, तो मोनोपोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इसके अंदर नॉर्थ साउथ दोनों होंगे। तो सर जितनी बाहर निकली होगी उतनी वापस अंदर भी घुसी होगी, तो सर 5x जितना आउटवर्ड उतना ही इनवर्ड, तो सर नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखी जाएगी 0, इसलिए सर B डॉट DA = लिखा जाता है 0। तो बताया जाता है सर मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस। ठीक है, अब कहानी में बता रहा था कि सर मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में समझेंगे या मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में समझेंगे। तो पहले उस मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट किस किस वजह से हो सकती है, 3 बातें हैं यहां पर कि सर कोई भी न्यूक्लियस को या एटम को देखो तो सर जो इलेक्ट्रॉन ऐसे करते हैं ना, तो उसके स्पिन एंगुलर मोमेंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से भी यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट हो सकती है, और सर न्यूक्लियस खुद की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट हो सकती है। ज्यादातर बात इसकी की जाती है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेड़ है, दोनों आपस में पेयर बना रहे हैं, जैसे तुम नहीं लिखते थे एक ऊपर एक नीचे स्पिन क्वांटम आंक, तो सर ऊपर नीचे वाला है तो मैग्नेटिक मोमेंट आपस में ही कैंसिल आउट कर देंगे, तब लिखा जाएगा पेड इलेक्ट्रॉन के लिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0। एटम के लिए हम उस एटम की बात कर रहे हैं, अगर अनपेड है तो उसके लिए कुछ मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिलेगी, इस केस में 0 नहीं लिखा है हमने, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। अगर रैंडम ओरिएंटेशन है, हर एक के पास है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एटम मिलके या बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन मिलके रैंडम डायरेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, हर एक की डायरेक्शन अलग अलग है, रैंडमनेस है, तो सर नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में भी लिखी जाएगी 0। नेट मैग्नेटिक मोमेंट लिखी जाएगी 0। पहले देख, मैं एक प्रस्तावना बांध दे रहा हूं उस मटेरियल के बारे में, तब समझने में आसानी होगी किसको, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक को। ठीक है, अलाइन, अगर एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, एक ही डायरेक्शन में से अलाइन है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ मिलेगी, 0 नहीं मिलेगी, 0 नहीं मिलेगी, इसलिए लिखा है नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं मिलेगी। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम उस मटेरियल के बारे में समझने जा रहे हैं। तो 3 टाइप के मटेरियल्स हमारे पास होंगे। एक होगा
किधर गया किधर गया किधर गया, अरे इतना आगे निकल गया क्या, हाँ यहां पर है। तो उससे पहले 3 मटेरियल्स हमारे पास होंगे सर, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब कहानी ऐसी है कि यहां पर बहुत सारे ऐसे एटॉमिक डाइपोल होंगे, छोटे छोटे एटॉमिक डाइपोल होंगे। तो सर अगर मैं बाहर से कोई फील्ड लगाऊं तो इसमें ओरिएंटेशन कैसा होगा, डाइपोल की मूवमेंट किस डायरेक्शन में अलाइन होगी, तो उसके बारे में छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हमें समझनी है। तो देख हर एक के लिए इंडिविजुअल समझी जाती है, हर एक के लिए डायामैग्नेटिक के लिए पहले अलग से, पैरामैग्नेटिक के लिए पहले अलग से, फेरोमैग्नेटिक के लिए भी पहले अलग से। तो मैं कोशिश पहले ये करता हूं कि आपको प्रस्तावना बांध के समझा देता हूं कि तीनों में कॉमन कॉमन सी चीजें क्या है, तीनों मटेरियल में कॉमन कॉमन सी चीजें क्या है। उसके बाद मैं वापस डायामैग्नेटिक पे आऊंगा, पैरामैग्नेटिक पे आऊंगा और फेरोमैग्नेटिक पे आऊंगा। तो पहले ये समझ कि तीनों में एक खास बात क्या है, कॉमन चीज क्या है कि जो तीनों में हम ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। तो पहली बात बताई गई है कि अगर पहले ओरिएंटेशन ऐसे रैंडम टाइप का था, ये ओरिएंटेशन ऐसे रैंडम टाइप का था, अगर मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, क्या 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 मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी, यहां पर एक्सटर्नल फील्ड ऐसे अप्लाई कर दी, तो सर इसका रैंडमनेस है ना वो अलाइन होने की कोशिश करेगा, एक डायरेक्शन में ज्यादा अलाइनमेंट होने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करता हूं तो इसकी डाइपोल है वो एक डायरेक्शन में अलाइन होने, हालांकि 100% नहीं होगा, नहीं, लेकिन ज्यादातर अधिकतर है वो इस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो इस केस में हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ मिलेगी, जीरो नहीं होगी, कुछ मिलेगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी डाइपोल है ना पहले से अरेंजमेंट हो, बहुत सारी डाइपोल बहुत अच्छी खासी रेंज में हो, तो ऐसा बताया जाता है कि ऐसा बताया जाता है कि a cluster of a atom having a unpaired electrons and known as a domain in which the magnetic, इसको डोमेन नाम दिया गया है, इस वाले को डोमेन, कि पहले से एक पूरा का पूरा क्लस्टर है, पूरा का पूरा बादल है इसमें, टक 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 इसी डायरेक्शन में, उसको नाम दिया गया डाइपोल। यहाँ पर तो हम एटॉमिक की बात कर रहे थे, यहाँ पर ऐसे एटॉमिक बहुत सारे हैं, टक 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 इसी डायरेक्शन में, डोमेन नाम दिया गया है। देन एटॉम्स आर अलाइंड इन अ सेम डायरेक्शन, अलाइंड इन अ सेम डायरेक्शन। When all the domains are aligned in the particular direction, the magnet shows this magnetic material। अब ऐसा बताया जाएगा कि अगर सारे के सारे मैग्नेटिक जो छोटे छोटे डाइपोल है वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसी बिहेव, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तरह ये बिहेव करेगा। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खुल के बाहर आएगी। ठीक है, कब, जब डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन होने की तादाद बढ़ जाए तब। ये कब होगा, जब रैंडमनेस होता है और हम उसको एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, तब ये एक डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करता है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ रही है। अब एक्चुअल में कैसा होता है देख, तो पहले रैंडमनेस, मैग्नेटिक मोमेंट हमने लिख लिया 0। अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई यहां पर, तो सर ज्यादातर मैग्नेटिक डाइपोल है, छोटे छोटे डाइपोल है, वो इस डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश की, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया पर वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर वॉल्यूम, उसको लिखा जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको लिखा जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। छोटी छोटी बात इसमें लिखी गई है, क्या होता है ये सर नेट मैग्नेटाइजेशन मोमेंट पर वॉल्यूम लिखा जाता है। इसको यूनिट भी लिखा जा सकता है इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या मीटर क्यूब में तो एम्पियर पर मीटर इसका यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट पूछा जा सकता है इस आई का। इट इज द मेजर हाउ मच द मटेरियल इज मैग्नेटाइज, कितना मैग्नेटाइज हो गया उसके बारे में ये चीज बताएगा। ठीक है, आई की वैल्यू उसके बारे में बताएगा। किस किस चीजों पे डिपेंड करती है सर, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। मटेरियल किस टाइप का है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई कोई मटेरियल ऐसा एडा टाइप का होता है कि जो है ना एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे ना तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा, उस डायरेक्शन में नहीं, तू कर रहा होगा इस डायरेक्शन में अलाइन, मैं तो तुझसे अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करूंगा। कुछ ऐसे टाइप के एलिमेंट भी हमें मिलेंगे देखने को। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल की नेचर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा खासा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या ही अलाइनमेंट, सब रेंडमनेस पे चला जाएगा। ठीक है, कुदरत के सामने कोई बोल सकता है क्या? देख आगे की बात बता रखी है कि तुम एक्सटर्नल फील्ड जो अप्लाई करते हो उसके लिए थोड़ी अलग से बात बताओ कि कौन सी वाली फील्ड तुम अप्लाई कर रहे हो, कौन सी वाली का क्या मतलब है सर। बी अप्लाई किया है, बी एक्सटर्नल अप्लाई किया है, तो उसको लिखने का तरीका सर बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू करके एच, जिस एच को हम लिखते हैं कि सर द रेशियो ऑफ, जिस एच को हम लिखते हैं रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रही है वो बी एक्सटर्नल टू द परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, जिसको लिखा जाता है एच फील्ड, जिसको लिखा जाएगा एच फील्ड। H क्या है? It is the measure of ability to external magnetic field to magnetize the material medium। कितना मैग्नेटाइज करने की इसके अंदर एबिलिटी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। H जितना तगड़ा उतना ये मैग्नेटाइज करने की कोशिश ज्यादा करेगा। डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम। भाई नेचर ऑफ मीडियम पे कैसे डिपेंड करेगा, ये तो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये अंदर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सर फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक, याद रखना ये बात।
बाहर से हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसके लिए अंदर से क्या लेना देना। हाँ, अंदर वाली जो फील्ड अलाइन हो रही है उसके लिए नेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा। आई डिपेंड कर रहा है अंदर के जो मटेरियल के नेचर है उसके ऊपर। एच के लिए क्या लेना देना, वो तो बाहर से अप्लाई की जा रही है। अब बाहर से अप्लाई करने पे सर अंदर भी कुछ इफेक्ट देखने को मिली है ना हमें, अंदर भी कुछ इंड्यूस्ड टाइप की फील्ड हमें देखने को मिली है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाती है बी एक्सटर्नल प्लस करके बी इंटरनल। बी एक्सटर्नल के वैल्यू हमें पता है, बी एक्सटर्नल की वैल्यू हमें सर म्यू नॉट इंटू एच अब भी लिखी, और इंटरनल के लिए लिखा जाता है म्यू नॉट इंटू आई। ये काम की बात, ये काम की बात। इंटरनल के लिए लिखा जाता है म्यू नॉट इंटू करके आई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी दोनों का सम म्यू नॉट इंटू एच प्लस करके म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू एच प्लस करके म्यू नॉट इंटू आई। और एक क्या खास बात दिखाई दाई, देख म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, अब हमें यह भी पता चलता है कि सर ये जो मैग्नेटाइजिंग वाली फील्ड है ना आई जो डिपेंड करती है एच के ऊपर, तो सर दोनों के बीच में एक कांस्टेंट हमने लिख दिया जिसको ससेप्टिबिलिटी नाम से जाना जाता है, जो ससेप्टिबिलिटी नाम से जाना जाता है। तो आई प्रोपोर्शनल टू द एच, दोनों के बीच में कांस्टेंट लिख दिया जिसको नाम दिया गया ससेप्टिबिलिटी, काई बोलते हैं, जाई बोलते हैं, जो भी तुम बोलना चाहो, ससेप्टिबिलिटी में तो ऐसा ही बोलता हूं। ठीक है, देखना कहानी। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है म्यू नॉट इंटू एच की जगह एच ही रहने दो, प्लस करके म्यू नॉट इंटू करके आई की जगह ये काई एम इंटू करके एच, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, देखना म्यू नॉट इंटू एच कॉमन 1 प्लस काई एम। ओ हो सर 1 प्लस काई एम, इसको रिप्लेस किया जा सकता है म्यू आर से। ठीक है, एक डेरिवेशन यहाँ से छोटा छोटा बन सकता है अगर करना चाहो तो, लेकिन काफी है ये ससेप्टिबिलिटी के बारे में भी अब इंफॉर्मेशन दे रही है कि आई बाई एच को बोला जाता है ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कि सर इट इज डिफाइंड as the ratio of magnitude of intensity of magnetization to that magnetic intensity H। इन दोनों के बीच के रेशियो को हम नाम देते हैं क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में बात बताएगी, हालांकि ये नहीं है, हमें पहले से पता है इसके बारे में, लेकिन छोटी सी हल्की फुल्की सी डेफिनेशन है कि सर इसको B बाई एच के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे कि हमने सीखा था सर बी एक्सटर्नल या बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू एच, या बी टोटल इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। तो बताया जा रहा है कि फील्ड अप्लाई करने पे, ये फील्ड अप्लाई करने पे एच कितना काम में लग रहा है इसमें। तो बताया गया कि सर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल टू दैट मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। यूनिट भी लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, ये काम की बात है। ससेप्टिबिलिटी के बारे में डायमेंशन फॉर्मूला भी बताया जा सकता है, क्या होता है ये पूछा जा सकता है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। इसका एक रिश्ता भी याद रख ले, ज्यादा सही रहेगा। एक रिश्ता भी याद रख ले कि 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, मटेरियल का मीडियम अपन करके फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी है मतलब सर मटेरियल के लिए परमिएबिलिटी लिखी जाएगी वो अपन करके म्यू नॉट, जिसको 1 प्लस काई एम के फॉर्म में लिखा जाएगा, इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं। जो बात छोटी छोटी मैंने डेफिनेशन के फॉर्म में, जो फॉर्मूले के फॉर्म में बताई, वही यहाँ पर लिखी हुई आ गई है। एक बार इसको छोटा सा पढ़ लेते हैं, क्या बता रखा है सर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस। वही वाली बात कि सर फैक्टर बाय विच द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज्ड व्हेन द मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड। क्योंकि ये काम में तब आता है जब सोलेनोइड के अंदर कोई अच्छा खासा मटेरियल सॉफ्ट आयरन टाइप का इंट्रोड्यूस कर दे, तब इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो और बढ़ जाती है, इसलिए मटेरियल फील्ड किया जाता है। मटेरियल की फील्ड लिखी जाएगी, परमिएबिलिटी लिखी जाएगी म्यू एम, और म्यू एम बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम लिखा जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात सर। अब बात आती है इस मटेरियल्स के बारे में, डायमैग्नेटिक के बारे में, पैरामैग्नेटिक के बारे में और फेरोमैग्नेटिक के बारे में। अब देख छोटी छोटी बात तुम्हें पता चल गई है, यहां पर छोटी छोटी बात और बता देता हूं कि तुमने एच हर किसी में अप्लाई किया। डायमैग्नेटिक ऐसा है कि उसमें इंटेंसिटी ऑफ जो पोलराइजेशन होगा ना, जो मैग्नेटाइजेशन होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन होगा। डायपोल ऐसा बोलेगी नहीं तुम इस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई कर रहे हो, मैं तुम्हें अपोजिट डायरेक्शन में सामने मिलूंगी, मतलब ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करूंगी। पैरामैग्नेटिक है वो ठीक है भाई, तुम जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो मैं उस डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करूंगी अधिकतर हद तक, लेकिन ज्यादातर नहीं हो पाऊंगी, ऐसा बताया उन्होंने। और फेरोमैग्नेटिक है तगड़ा रिस्पॉन्स दिया, तुम जिस डायरेक्शन में बोलो उस डायरेक्शन में अपन चलने के लिए तैयार है, डायरेक्शन में चलने के लिए अपन तैयार है। ठीक है सर, ठीक है, क्या ये बातें समझ में आ रही है तुम्हें? ये बिहेवियर, ये फेरोमैग्नेटिक टाइप के मटेरियल कुछ इस हिसाब से बिहेव करते हैं, पैरामैग्नेटिक कुछ हिसाब से, डायमैग्नेटिक
कुछ इस हिसाब से। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक के बारे में पहले, कि सर इसके पास कोई परमानेंट मैग्नेट होती नहीं है, सारे पेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ले गजब बात होगी। अब क्या होता है इसमें कि सर इंट्रोड्यूस द डाइपोल अलाइन द अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। अगर तुमने अपोजिट डायरेक्शन, तुमने जो फील्ड लाइन अप्लाई की उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये डाइपोल मोमेंट है नहीं, फिर भी अलाइन करने की कोशिश करेगा। परमानेंट मैग्नेट नहीं है इसके पास, थोड़ी टेम्पररी आ जाएगी अगर तुम फील्ड अप्लाई करोगे तब। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वीकली रिपल बाय द डायमैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उससे दूर भागने की कोशिश करिए। क्यों भाई, सामने कोई चढ़ना चाहेगा, ये खुद तो अपोज करने की कोशिश कर रही है, तो वो चाहती ही नहीं तुम उसके पास आओ, तो भाई दूर रहने की कोशिश करो। तो देख वही वाली बात यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो इससे दूर दूर होके भाग रही है, वो इससे दूर दूर होके भाग रही है। तुमने ये फील्ड लाइंस अप्लाई की, एक्सटर्नल फील्ड है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई की, फील्ड लाइंस देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, डाइपोल उस डायरेक्शन में इंड्यूस हुई है, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुई है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर भागने की कोशिश करेगी। याद रखना है इसके लिए काई लिखा जाता है, ससेप्टिबिलिटी 0 से छोटी होती है, मतलब नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव वैल्यू होती है, बहुत छोटी लेकिन नेगेटिव वैल्यू होती है। म्यू आर की वैल्यू 1 से छोटी, 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक, याद रहेगी ये बात। किसके लिए बात थी ये? डायमैग्नेटिक के लिए बात थी। एक सुपर कंडक्टर है ना, उसको अच्छा खासा डायमैग्नेटिक बोला जाएगा, उसको अच्छा खासा डायमैग्नेटिक बोला जाएगा कि सर उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास ही नहीं होने देगा। वो डायमैग्नेटिक में थोड़ी बहुत तो पास हो जाएगी, दूर रिपल करेगा, लेकिन थोड़ी बहुत 1-2 तो निकल जाएगी, 5 में से किसी को जाने नहीं दे रहा है अपने में से। हाँ, तगड़ा रिपल्शन दिखा रहा है, तो लिखा जाएगा सुपर कंडक्टर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक। और उसके ससेप्टिबिलिटी लिखी जाती है μ-1, म्यू ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू -1 और ये म्यू आर इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पहले से पता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, दैट्स व्हाई। ठीक है, पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं अपन, पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं। तो सर इसके पास परमानेंट मैग्नेट होती है, पहले वाले के पास तो परमानेंट मैग्नेट थी ही नहीं, डायमैग्नेटिक के पास नहीं थी ना, इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है, लेकिन ओरिएंटेशन रैंडम डायरेक्शन में होने की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट उसकी 0 ही लिखी जाएगी। जैसे ही तुम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे, ये सारी बातें मैं शब्दों में समझा रहा हूं, जैसे ही तुम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हो वैसे ही यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट जैसे आई है ना, वो उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत हद तक, ऐसा नहीं कि स्ट्रांगली। तुमने बोला ये करना है, ठीक है कर देंगे, ऐसे टाइप करने चले इसका। तो सर जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल्स अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड, उस डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा और तब जाके नेट मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले था नेट 0 था, क्यों? क्योंकि रैंडमनेस की वजह से। एक एटम के पास पूछो तो एक एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट थी, लेकिन पूरे स्पीसीज के बारे में पूछो तो नहीं थी, क्योंकि रैंडमनेस ज्यादा थी। The magnetic field lines becomes denser inside the paramagnetic material। ये चाहती है मेरे अंदर से पास हो तुम, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से ज्यादा अट्रैक्ट होके पास होगी। ठीक है, इसके लिए ससेप्टिबिलिटी 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू होगी, इसकी छोटी वैल्यू होगी। दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो राइट म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, क्योंकि हमें रिश्ता पता है इन दोनों के बीच का क्या है। फिर बता रखा है परमानेंट मैग्नेट्स, पैरामैग्नेटिक रोड सेट्स इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड एज द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट अ पोल्स। इस डायरेक्शन में अगर तुम इस टाइप के मटेरियल को रोड, इस टाइप के मटेरियल से बनी हुई रोड को एक डायरेक्शन में रख दो, तो सर कौन सी डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगी? मैग्नेटिक फील्ड एज द फील्ड इज द स्ट्रॉन्गर एट अ पोल्स। जिस टाइप के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगी। याद रखना है सर, फील्ड लाइन ज्यादातर इस मटेरियल में से निकलेगी। अब फेरोमैग्नेटिक इससे भी बड़ा, फेरोमैग्नेटिक उससे भी बड़ा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेगा। इस पे आजा पहले। हाँ कि सर परमानेंट मैग्नेट, इसके पास भी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होती है। ठीक है सर, और बहुत अच्छी खासी तादाद में होती है पहले से ही, इसलिए इसको डोमेन थियरी से समझा जाता है कि सर परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल्स आर प्रेजेंट इन क्लस्टर फॉर्म, जिसको डोमेन नाम दिया गया है, एंड रैंडम ओरिएंटेड एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। दैट्स व्हाई वापस इसकी 0 हो जाएगी, रैंडमनेस के कारण वापस ये भी 0 हो जाएगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, देख इसमें श्योरिटी नहीं है अपने पास, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, श्योरिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हवा में बात तो नहीं जा रही ना क्या मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, जैसे ही तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो सर, इसकी डोमेन से वो एक डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश ज्यादा करेगी। किसी एक डायरेक्शन में, जिस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुमने दे रखी है पहले से एक्सटर्नल वाली, उसी डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश ज्यादा करेगी। इस वजह से बताया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू क्राउड इनटू अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। बहुत सारी तुमने जैसे ही अप्लाई की ना एक्सटर्नल वाली,
बहुत सारी, मतलब मेजोरिटी केस में जो भी फील्ड लेंथ होगी वो इसी मटेरियल के अंदर से पास होगी, इसलिए लिखा जाता है कि सर इसमें ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी और म्यू आर की वैल्यू भी 1 से बहुत बड़ी। म्यू आर इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर लिखा जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी, यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी सेम बात है कि अगर तुम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई रोड को तुम अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो क्विकली अलाइन हो जाएगी, वो क्विकली अलाइन हो जाएगी। पहला वाला डायमैग्नेटिक क्या था, रिपल कर रहा था, दूसरा वाला सर अलाइन हो रहा था स्ट्रॉन्ग में लेकिन बहुत धीरे धीरे स्लोली, और ये तीसरा वाला फटाक से क्विकली अलाइन हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया बात, आगे बढ़ाया जा सकता है। अब एक रिश्ता है टेम्परेचर के बेसिस पे कि अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, देखिए बीच में मैंने सीधा मैं फेरोमैग्नेटिक पे आ गया था। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ससेप्टिबिलिटी घटती जाएगी। ससेप्टिबिलिटी घटेगी मतलब डाइपोल की जो एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट थी वो घटेगी, मतलब कि रैंडमनेस बढ़ेगी। क्या होगी, रैंडमनेस बढ़ेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर तुमने बढ़ाया, जैसे जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, रैंडमनेस बढ़ेगी। इस वजह से सर इनसाइड वाली आई घटेगी और ससेप्टिबिलिटी घटेगी। आप लिख सकते हो आई की वैल्यू घटेगी, ससेप्टिबिलिटी घटेगी, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक के लिए लो था, फेरोमैग्नेटिक के लिए एक्चुअल में तो लो नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम एक सर्टेन वैल्यू पे, हालांकि हट चुका है लेकिन फिर भी छोटा क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है क्योंकि टेम्परेचर की बात इन्होंने पहले एनसीईआरटी में मेंशन की है। अब जैसे ही एक सर्टेन वैल्यू पे आओगे जिसको क्यूरियस टेम्परेचर टीसी बोला जाएगा, अगर तुम इस टेम्परेचर पे आओगे, तब जाके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा और तब जाके ये लो वापस फॉलो करेगा। क्या है सर, लो ऐसा कहता है, सी क्या है, क्यूरीज कांस्टेंट है, ठीक है सर। तो ससेप्टिबिलिटी लिखी जाएगा सी अपॉन करके टी माइनस टी सी। टी सी क्या है, तो सी टेम्परेचर, जिसको क्यूरी टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है कि सर इस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक है वो कन्वर्ट हो गया पैरामैग्नेटिक में। अब उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, वैसे वैसे रैंडमनेस बढ़ेगी, और रैंडमनेस बढ़ेगी मतलब सर अलाइनमेंट घटेगा मतलब ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू घटेगी, ठीक है। वही वाली बात वापस रिपीट होगी, लेकिन एक्चुअल में ये लो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए नहीं था। ये टेम्परेचर वाला रिलेशन किसके साथ होता है, पैरामैग्नेटिक के साथ होता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत अच्छा खासा करने पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पैरामैग्नेटिक में, इसलिए ये बात बताई जाती है, ठीक है। अब देख तीनों के बीच का एक डिफरेंस, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, देख कंफ्यूज मत होना। मैंने ना इसको पहले पैरामैग्नेटिक लिखा है, बीच में डायमैग्नेटिक और तीसरा वाला है वो फेरोमैग्नेटिक। तो मैं चाहता हूं कि तुम इसको अच्छे से एक बार लिखो, समझो, सोचो इसमें क्या क्या बात बता रखी है। पहला वाला जो हमने समझा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तीनों के बीच का डिफरेंस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले प्रॉपर्टी लिखिए कि यहां पर रखा जाएगा, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होगी, ये बात सारी बात लिखी गई है। वेरिएशन ऑफ एच क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तब क्या होगा, इसके एग्जांपल्स भी साथ साथ याद रखने हैं, इसके एग्जाम्पल भी तुम्हें साथ साथ याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी और बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से बनाया जा सकता है। तो अब मैंने जो भी 10-15 मिनट की पहले की बात की थी वो एक स्लाइड में, 2 स्लाइड में रिप्रेजेंट किया है, उसको अच्छे से एक बार पढ़ लो, सोच लो, समझ लो, लिख लो, और कोई भी आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। एक छोटा चैप्टर है, अपन को छोड़ना इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक क्वेश्चन हार्ड मैग्नेट और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट के बेसिस पे भी पूछा जा सकता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि सर हार्ड फेरोमैग्नेट क्या होता है, रिटेन्स अ मैग्नेटाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, अच्छे खासे टाइम पीरियड तक ये मैग्नेट बना रहा होगा। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट रिटेन्स द मैग्नेटाइजेशन टिल द एक्सटर्नल फील्ड, जब तक एक्सटर्नल फील्ड है तब तक ठीक है, जैसे ही छोड़ दिया वापस ही अपनी अवस्था में आ गया। इसका एग्जाम्पल दे रखा है स्टील और ये सॉफ्ट आयरन। अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो पूछे जा सकते हैं, मैंने पहले ही बताया बार मैग्नेट से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस में लेके आया हूं, क्या है कि सर बता रखा है कि फील्ड इतनी दे रखी है, एंगल इतना दे रखा है, और हमें टॉर्क निकालने के लिए पूछा गया था। टॉर्क दे रखा था, शायद मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए पूछा गया था। तो वही वाली कहानी, तुम्हें कुछ भी ना आता हो तब भी लिखना है, वी नो दैट। मैं थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल की अपनी अप्रोच ये है कि पहले तुम सोल्व करोगे, उसके बाद यहां पर देखोगे, उसके बाद ये सॉल्यूशन दिखोगे। और हाथ से लिखे हुए सॉल्यूशन है तो मैं तो मतलब यही लगता है मुझे तो कि आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहे तो आप बता देना, इसको वापस कवर करवाया जाएगा, लेकिन पहले आप कमेंट बॉक्स में ओपन हो जाओ कि सर ये चीजें समझ में नहीं आई थी। समझ में आई उसके लिए ओके, स्वाहा लिख देना, हकुना मटाटा लिख देना, लेकिन ना समझ में आई वो बात भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो एम बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला लिखा, सीधी सीधी वैल्यू चिपकाई और आंसर निकाला।
लेकिन ऐसा नहीं है हर बार की जो भी फॉर्मूला है वो सीधा अप्लाई कर दो, तुम्हें सिचुएशन समझनी है। जो इस क्वेश्चन में सिचुएशन बता रखी है उस सिचुएशन के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करना है, गिवन डाटा लिखना है, फिर जाके फॉर्मूला अप्लाई करना है। सीधे क्वेश्चन पे ऐसे जब नहीं करना है, फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दो, वैसी कहानी नहीं होगी। हालांकि इस चैप्टर में बैठ रहा है लेकिन मेजोरिटी टाइम नहीं बैठेगा। अच्छा क्वेश्चन आएगा तो आपको फंसाएगा, इसलिए पहले दिमाग लगाना, सिचुएशन को समझना, फिर जाके कंसेप्ट और फॉर्मूला अप्लाई करना। दूसरा क्वेश्चन कि सर शॉर्ट बार मैग्नेट दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट इतनी दे रखी है, प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखी है। सर ओरिएंटेशन वगैरह वगैरह के बारे में पूछा है, स्टेबल अनस्टेबल के बारे में पूछा है। अरे रे रे, स्टेबल अनस्टेबल के बारे में पूछा है कि सर उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, ये हमने सीखा था। वही फॉर्मूला आ गया वापस, माइनस एम बी जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। मेरे ख्याल से 180 पे नहीं था, माइनस एम बी कोस थीटा, ये मिनिमम नहीं होगा, 0 पे होगा ना। हाँ देखिए यहाँ पर 0 डिग्री पे होगा ना माइनस एम बी, और ये 180 पे मैक्सिमम मिलता है, 180 पे मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे इतने मिल रहा है, अनस्टेबल पे इतना। हालांकि वैल्यू सेम सेम ही है, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है, लेकिन 19-20 का फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है, डेड का डायनासोर का फर्क है। देख क्लोजली बाउंड सोलेनोइड दे रखा है, 800 टन दे रखे हैं, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना दे रखा है। ठीक है सर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने लिखना सीखा था कहां पर, इससे पहले वाले चैप्टर में। मैग्नेटिक डाइपोल में लिखी जाती है I इंटू ए, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखे तो NI इंटू ए, NI इंटू ए। देख गिवन डेटा लिखा, डायग्राम ड्रॉ किया और मैग्नेटिक डाइपोल निकालनी थी, निकाल लिया। हालांकि पिछले चैप्टर का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में भी दे रखा था तो अपन ने सोल्व किया है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। ये किसका क्वेश्चन, एक और देख लेते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। देख बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखी है उसकी विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, मैंने आपको बताया था ना कि जब वर्क रिक्वायर्ड की बात की जाए, वर्क एक्सटर्नल की बात की जाए, तो डेल्टा यू के इक्वल कर देना, डेल्टा यू के इक्वल कर देना। तो देख हमने पहले निकालना सीखा कि U1 क्या है, U2 क्या है, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया। फिर ये लिखा दूसरे वाले केस के लिए, दूसरे वाले केस के लिए U1 और U2 लिखा, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस। देख ऊपर ऊपर से बातें समझा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन तुम खुद से करो, मेरे क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होगा, समझ ले ये बात। हाँ मैं तुम्हारे दिमाग में बात सेट कर दूंगा, अगर मैंने 5 मिनट इसको अच्छे से दे दिया तुम्हारे दिमाग में सेट कर दूंगा, तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए मैं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। जैसे ही वापस थोड़ा समय बीतेगा तुम भूल जाओगे, तुम सारी चीजें भूल जाओगे। लेकिन अगर तुमने खुद से क्वेश्चन सोल्व किए तो वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए तुम्हें याद रहेंगे, तुम्हें प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी, कैलकुलेशन में भी तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन तुम खुद से करो, जहां पर फंसो वहां पर कमेंट बॉक्स आपके लिए खड़ा हुआ, कमेंट बॉक्स नहीं मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूं, कमेंट बॉक्स तो बस एक जरिया है कि वहां से आपकी बातें मेरे तक पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन हाँ तुम जो भी बताओगे कि इसमें ये दिक्कत आ रही थी, ये दिक्कत आ रही थी, विद द टाइम वो भी शॉर्ट की जाएगी। लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि तुम थ्योरी तुमने पढ़ ली, बहुत शॉर्ट टाइम में तुमने थ्योरी अच्छे से कर ली, सारे कंसेप्ट तुमने अच्छे से पढ़ लिए, तुम्हें फॉर्मूले भी याद रहेंगे। अब तुम जब न्यूमेरिकल्स अप्लाई कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो, तब उस सिचुएशन को समझो अच्छे से, फिर उसके बेसिस पे तुम सोल्व करो, कंसेप्ट अप्लाई करो। सीधे ही धड़धड़ाक फॉर्मूले अप्लाई करके तुम्हें नहीं करने हैं। तो बाकी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है और कुछ जो पिछले साल पूछे गए हैं वह क्वेश्चंस भी है। मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें से तुम कोई भी क्वेश्चन छोड़ो, क्योंकि छोटा चैप्टर है, 4 से 5 मार्क्स देके जाएगा और अपन उसको पूरा कोशिश करेंगे कवर कर ले, क्योंकि यहाँ से 4-5 मार्क्स सीधा जेब में डाले जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन से जो आपके लिए बने हुए हैं, तो इसको अच्छे से सोल्व करो और आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ मैग्नेटिज्म एंड मैटर का करते हैं स्वाहा।